कैसे आप सब, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केसीएल नीट ट्यूटोरियल में। जी हाँ, मेरी आदत पड़ी है बोलने की केसीएल ट्यूटोरियल, लेकिन ये नया चैनल है और आज अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। मुझे पता है ये वीडियो भी कोई नहीं देखेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद सब लोग देखेंगे। ये आज की पहली क्लास है और आज मुझे तैयारी करनी है इस चैनल पे नीट की, और नीट की बेसिकली केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्लासेस मैं लूंगा, आपका अनुराग जायसवाल। और हम ज्यादा लेट किए बिना हुआ आज केमिस्ट्री का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर से कुछ 2-4 क्वेश्चंस आपके नीट पे बनते हैं। कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी डिस्कस करूंगा, और फिर आज इसको स्टार्ट करते हैं एक नए सिरे से, एक नए सिलसिले से। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 1 क्लास 11th का, और जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री के डेफिनेशन के साथ, क्या है केमिस्ट्री, क्या कहती है डेफिनेशन हमारे केमिस्ट्री। लेकिन केमिस्ट्री को समझना होगा तो आपको दो चीजों को समझना होगा, एक है मैटर और एक है एनर्जी। अब आप जिस कमरे में बैठे, अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, आप जिस कमरे में बैठे अपने कमरे के आसपास देखेंगे तो आपको जो भी सामान दिख रहा होगा, दीवार दिख रही होगी, बेड दिख रहा होगा, टेबल दिख रहा होगा, चेयर दिख रहा होगा, फैन दिख रहा होगा, या जो भी आपके आसपास मेटल नॉन मेटल कुछ भी सामान रखा होगा, वो एक मैटर है। और आपके कमरे में कुछ एनर्जी है। वो एनर्जी हो सकता है आपके पास लाइट के फॉर्म में आ रही हो, आपने ट्यूबलाइट जलाया होगा, या घर के बाहर होंगे तो सनलाइट आ रही होगी, या किसी भी फॉर्म में आपके शरीर के आसपास एक एनर्जी क्रिएट कर रही है। तो हमारे पूरे जो ये मैटर्स आपस में कुछ जुड़ते हैं, आपस में कुछ रिएक्ट करते हैं, या मैटर एनर्जी के साथ कुछ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके कुछ नए नए कंपाउंड्स बनाते हैं, कुछ नई नई चीजें बनाते हैं, उन्हीं के प्रोसेस को स्टडी, उनके प्रॉपर्टीज को स्टडी, उनके होने वाले रिएक्शन की स्टडी जब हम करते हैं, उसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। आसान सी डेफिनेशन क्या कहती है, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स इंटरेक्शन विद अदर मैटर। किसी भी मैटर का दूसरे मैटर के साथ इंटरेक्शन, या एनर्जी के साथ, जो एनर्जी इन्वॉल्व है उसके साथ जो इंटरेक्शन। इस एग्जांपल तौर पे मैं आपसे कहूं, आलू आपके पास है और आपके पास तेल है, और आलू और तेल को अगर आप मिलाकर फ्राई कर रहे हैं, तो तेल में आलू फ्राई कर रहे हैं तो वो एक नया कुछ चिप्स वगैरह बनेगा, कुछ नया डिश बनेगा, वो भी केमिस्ट्री है। या आलू को आप डायरेक्ट गैस पे रख रहे हैं, आग से जल रहा है, एनर्जी पाके वो भुंज रहा है, वो भी एक तरह का रिएक्शन है। ठीक है, और इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द कंपोजिशन। अब जितने भी मैटर या एनर्जी है उनका कंपोजिशन, मतलब वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसका स्ट्रक्चर, उसके प्रॉपर्टीज, उसके बिहेवियर, और उनके बीच होने वाले जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा उनके बीच होने वाले जो चेंजेस हैं, इन सब की जो हम स्टडीज करते हैं, उसे ही हम बेसिक केमिस्ट्री कहते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन से आपके नीट से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ क्लास 11th वाले जब पढ़ रहे हैं उनके लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि केमिस्ट्री कुछ बेसिक एग्जांपल देखते हैं। कहाँ है केमिस्ट्री। मैंने कहा ना, आप जहां भी नजर डालेंगे, जिधर भी देखेंगे, जिधर भी देखना चाहेंगे, आपको सिर्फ केमिस्ट्री दिखाई देगी। जैसे एग्जांपल तौर पे हमारी बॉडी ले लीजिए। हमारी बॉडी ढेर सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी है, बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनी है, हमारी बॉडी ढेर सारे मिनरल से मिलकर बनी है, आयन से मिलकर बनी है। ये खुद एक बहुत बड़ा केमिस्ट्री का प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी। इसके अलावा हमारी बॉडी में ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ये सब हमारी बॉडी जो खुद एक केमिस्ट्री का एग्जांपल है, क्योंकि हम अंदर झांक नहीं पाते तो कुछ बाहर देखने की कोशिश करते हैं। जैसे इमोशनल केमिस्ट्री, हम कभी कभी बहुत उदास हो जाते हैं, हम कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, कभी कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी कभी कोहली सेंचुरी मारता है तो हम रात भर खुशी से सो जाते हैं। ये जो इमोशनल है, हैप्पी है, सॉरो है, ये दुख का सुख का जो स्टेट है ना, अब आप बिलीव नहीं करेंगे, ये भी केमिस्ट्री का एक पार्ट है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, एसिटाइलकोलिन, एड्रेनालिन, डोपामीन, ये सब का जब रिलीज रेट घटता बढ़ता है तो हमारी बॉडी के माइंड के स्टेट को ये डिफर करता है। दिस इज इमोशनल केमिस्ट्री। हम जो खाना खाते हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है, आप दाल खा रहे हैं, उसमें प्रोटीन दिख रहा है, ठीक है, आप चावल खा रहे हैं, उसमें आपको स्टार्च दिख रहा है। हर चीज जो है वो केमिस्ट्री है। इसके अलावा हाइजीन, आप साफ सफाई करते हैं, वो सारी चीजें जो है आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग मशीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, जो भी हाइजीन के लिए आप चीजें इस्तेमाल करते हो वो भी केमिस्ट्री का एग्जांपल है। इसके अलावा आपने रस्टिंग देखा होगा, प्रोसेस हो गया। बाकी चीजें आपने सप्लीमेंट या कंपोनेंट में, ये प्रोसेस रस्टिंग आप जानते हैं। कभी आप लोहे का कोई सामान, सरिया वरिया,
लोहा लकड़ आप छत पे रख दीजिए, आप देखिए कुछ दिनों बाद उसमें से धूप पानी बरसात होगी और वो लाल होने लगेगा। उसमें उसको मूर्छा बोलते हैं हमारे यहाँ इलाहाबाद में, मूर्छा बोलते हैं, बाकी फिलहाल इसको रस्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में। ये सब एक एग्जांपल किसके हैं? केमिस्ट्री के। क्योंकि चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक सी बात स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बहुत बेसिक क्लासेस से इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूँ। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज मैटर। मैटर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे बेटा, एक सेकेंड, ठीक। अब हम बात करेंगे, अब देखिए ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उस पूरे चैप्टर में हमें कितनी क्लासेस लेनी है और हमें कितने टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, मैटर एंड इट्स नेचर, ये आज क्लास में हम खत्म कर लेंगे। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशंस और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, केमिकल फार्मूलाज एंड मोल कॉन्सेप्ट, ये सब अलग अलग लेक्चर्स में, यानी इस पूरे चैप्टर का जो ओवरऑल सिलेबस है वो यही है, जिसको हम फिनिश करेंगे आने वाले लेक्चर्स के साथ। स्टार्ट करते चैप्टर नंबर 1, स्टार्ट करते हैं मैटर के साथ। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मटेरियल, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं कि मैटर क्या होता है, या फिर कहें तो मटेरियल क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं व्हाट इज द मैटर, या इसको हम मटेरियल भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं पदार्थ। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनको पता होगा, इसे हम लोग पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पदार्थ। मैटर क्या है? अब मैटर की बहुत सारी डेफिनेशंस है, बहुत सारी डेफिनेशंस है। कुछ डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि एनीथिंग दैट एग्जिबिट इनर्शिया इज नोन एज मैटर। व्हाट इज इनर्शिया? इसके अंदर कुछ मूवमेंट की पावर हो, जो मूवमेंट कर सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज मास, ठीक है। जो मैटर होता है उसके पास कुछ वेट होता है, उसके पास कुछ इनर्शिया होता है। इनर्शिया का मतलब होता है जब तक उसमें आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो मूवमेंट नहीं करेगा, अदरवाइज वो अपने सॉलिड रुके हुए स्टेट पे ही रहेगा। और अगर मूवमेंट वाले स्टेट पे है, जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो रुकेगा। ये मैटर का सिंपल सा एक कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है। कुछ एग्जांपल आसपास देख लेते हैं। आपके आसपास आंखें घुमाइए, आप मुझे देख रहे हैं, मैंने शर्ट पहनी है, कैप लगाई है, मेरे हाथ में एक पेन है, मेरे पीछे एक बोर्ड है, और जो भी चीजें आप आसपास देख रहे हैं अपने कमरे में देखिए, झांकिए। ऊपर फैन दिख रहा है, नीचे आपको टाइल्स दिख रहा है, जहां पे आप लेटे हैं वो बेड दिख रहा है, बहुत कम लोग टेबल पे बैठे होंगे, टेबल दिख रहा है, आसपास सोफा दिख रहा है, दीवारें दिख रही हैं, मटेरियल जो सारा कुछ आपको दिख रहा है वो सब कुछ मैटर है। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या कहती है भाई मैटर की? मैटर की सिंपल डेफिनेशन ये कहती है कि दुनिया की हर वो चीज, हमारे आसपास की हर वो चीज जिसके पास कुछ ना कुछ वेट हो, यानी उसका कुछ ना कुछ मास हो, कुछ ना कुछ भार हो, और इसके अलावा उसके पास कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, उसे हम मैटर कहते हैं। अब चलिए इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये मेरे हाथ में जो ये पेन है या मार्कर है, क्या ये एक मैटर है? क्या ये दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है? दूसरी शर्त जो कह रहा है ये सब कुछ ना कुछ स्पेस हो, या कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, या स्पेस ऑक्युपाई करे, कुछ ना कुछ मास हो। देखिए इसका कुछ वजन तो है, अगर मैं इसको उठा रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि 8, 10 या 15, 20 ग्राम का ये है। अच्छा, जब मैं इसको कहीं रखूंगा सरफेस पे, तो क्या ये कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करेगा? एग्जैक्टली कुछ ना कुछ स्पेस को ये ऑक्युपाई कर रहा है, इसका मतलब ये मैटर है। मेरे हाथ में ये पानी है, ठीक है बेटा, ये पानी है। अब ये पानी का बोतल पानी में है। अब ये पानी को मैंने इस बोतल में भरा, तो क्या ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है भाई, पानी जब भरोगे, ज्यादा भरोगे तो ज्यादा स्पेस लेगा, कम भरोगे तो कम स्पेस लेगा। तो यानी ये पानी जो है, वाटर जो है, वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ पानी का वेट भी होता है भाई, कम पानी भरोगे तो कम भारी रहेगा, ज्यादा भरोगे ज्यादा। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, उसका वॉल्यूम पानी का वेट ही तो हुआ। यानी पानी यानी वाटर भी जो है वो हमारा मैटर का एग्जाम्पल होता है। इसी तरह अपने आसपास कुछ भी आप देख लीजिए, वो मैटर है। अब कुछ और एग्जाम्पल लेके चलता हूं, उससे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं। अब मैं आपसे एक समझने की कोशिश करता हूं। आपके सामने मैं एग्जाम्पल लेता हूं बेटा एयर का। एयर को जिसको हम हवा कहते हैं, या जिसको हम वायु कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो हवा है, क्या ये मैटर है? क्या कहता है आपका माइंडसेट? दिमाग लगाइए, सोचिए, समझिए, कोशिश कीजिए कि क्या हवा मैटर है? अब चलिए दोनों कंडीशन है कि भैया दोनों के पास कुछ ना कुछ मास होना चाहिए और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए। क्या इस शर्त को पूरा कर रहा है? हवा को जब आप कमरे में भर दिए, जिस कमरे में आप बैठे हैं वहां पे हवा है, तो क्या ये हवा ने पूरे कमरे को घेरा हुआ है?
ऑब्वियस सी बात है, हवा जब अपने आप कमरे में भरा तो उसने पूरे कमरे को ऑक्युपाई कर लिया। आप किसी कंटेनर में गैस भरते तो वो गैस जो है क्या करता है, वो बर्तन में भर जाता है ना। तो इसका मतलब एक चीज तो शर्त पूरी हो गई कि एयर स्पेस को ऑक्युपाई करता है, स्पेस को घेर लेता है। दूसरी शर्त, क्या हवा का वजन होता है? क्या आप जिस कमरे में हैं आपको हवा का भार फील हो रहा है? क्या आप प्रूफ कर सकते हैं किसी भी तरीके से कि एयर में या गैसेस में वेट होता है? अगर आपने ये चीज प्रूफ कर दिया कि एयर में वेट है या गैस में वेट है, तो आप ये प्रूफ कर पाएंगे कि एयर भी मैटर होता है। चलिए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। आपने एक बहुत ही शानदार एग्जांपल देखा होगा, आपने अपने कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में इस प्रैक्टिकल को करने की कोशिश भी की होगी। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। साइंस का बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपेरिमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं एयर बैलून एक्सपेरिमेंट या एयर हैज वेट। अब आप क्या कीजिए कि 2 गुब्बारे ले लीजिए, 2 गुब्बारे फुला कर रख लीजिए, उसमें हवा भर लीजिए और उसको बीच में किसी स्टिक से बांध करके आप इसको छोड़ दीजिए। आप क्या देखेंगे कि दोनों वॉल्यूम में अगर एयर बराबर भरा है तो वो ये जो स्टिक है वो बीचों बीच रहेगी। और एक बैलून आप फोड़ दीजिए। जब आप देखेंगे एक बैलून आपने फोड़ दिया तो जो स्टिक है वो किधर झुक जाएगा, जिस ओर बैलून फूटा नहीं है, यानी इस तरफ से आपका ये मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। इट मींस ये क्यों नीचे हुआ, क्योंकि इसके अंदर वेट है। ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करता है कि एयर के पास वेट होता है, यानी एयर क्या है, मैटर है, क्योंकि इसके पास स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है और ये वेट। सिर्फ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे घरों में बेटा जो सिलेंडर आता है, ठीक है, आपने देखा होगा जो हमारे घरों में सिलेंडर आता है, गैस सिलेंडर 13 किलो 14 किलो का, वो गैस ही तो है, एयर ही तो है मान लीजिए। तो वो जो गैस है उसके अंदर अगर वो ना भरी होती तो वो तो कस्टम जो सिलेंडर वाला लाता खाली ले जाता, क्योंकि उसमें वेट ही ना होता। मतलब भरा तो होता लेकिन वेट हमको पता ही नहीं चलता। जब सिलेंडर आता है घर में उसको उठाइए, आपकी हवा खराब हो जाएगी। तो खाली होता था, आप उसको उठा सकते हैं, इट मींस उसमें वेट है। यानी ये एक्सपेरिमेंट भी प्रूव करता है कि एयर इज अ मैटर, एयर जो है मैटर होता है। चलिए आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। लाइट देख रहे हैं, इस कमरे में लाइट है, क्या लाइट का भी लाइट हमारा मैटर है कि क्या है? देखिए इस कमरे में लाइट आ रही है, अब आपको बताना है कि, अब आप बताइए, चलिए जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट बताइए लाइट क्या है, लाइट मैटर है कि नहीं। चलिए दोनों शब्दों को बात कर लेते हैं। पहला जो स्पेस ऑक्युपाई करे, दूसरा कुछ वेट। स्पेस ऑक्युपाई की बात करें, कभी आप कमरे में अगर आपने लाइट जला के बैठे हुए हैं, अभी आप अपने कमरे में लाइट जलाकर बैठे हुए हैं, तो इस कमरे से लाइट जलाते ही पूरा कमरा भर गया रोशनी से, यानी कि लाइट जो है वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। सूरज की रोशनी आती है, पूरी धरती को उजाला हो जाता है। ये उजाला कैसे हुआ, क्योंकि वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। आप एक कैंडल जला लीजिए किसी बंद कमरे में, आपको चारों तरफ रोशनी दिखाई देगी जहां तक उसकी असर है, यानी वो लाइट जो है स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन पूरी तरह से फुलफिल हो रही है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। क्या लाइट का वेट होता है? क्या आपको कमरे में लाइट जलने का वेट फील होता है, या सूरज की रोशनी में आपको वेट फील होता है? कुछ एक्सपेरिमेंट सोचते हैं। अगर मान लीजिए कि क्या जब आप दिन में कहीं चल रहे हैं, आपके ऊपर धूप है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, आप अपना वेट लीजिए, मान लीजिए आपने अपना वेट लिया और आपका वेट 80 kg है, तो क्या रात के अंधेरे में जब आप अपना वजन करेंगे ये कुछ कम हो जाएगा, 79.9 या कुछ कम हो जाएगा? अगर कुछ कम होता है इसका मतलब आपका धूप का वेट तो आपकी बॉडी पड़ा उसका वेट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट अगर हम करें, हम एक बॉक्स ले लें, ठीक है, हम एक बॉक्स ले लें और उस बॉक्स में एक ऊपर की तरफ एक होल कर लेते हैं और इस बॉक्स का खाली वेट ले लेते हैं। हमने माना कि इस बॉक्स का खाली वेट जो है वो करीब 100 ग्राम के आसपास आता है। अब एक टॉर्च की ऊपर से लाइट मारते हैं, यहाँ पे एक टॉर्च की यहां से लाइट मारते हैं और फिर इस डिब्बे का वेट लेते हैं, तो क्या ये वेट कुछ बढ़ जाएगा? 102, 104, 105 ग्राम हो जाएगा? नहीं। यानी कि लाइट का वेट नहीं होता है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, इसके अंदर फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन्स एनर्जी का फॉर्म है,
एनर्जी का फॉर्म होते हैं, ये मैटर का फॉर्म नहीं है। यानी इस एक्सपेरिमेंट, इस डेफिनेशन से, जो डेफिनेशन हमारी थी, एनीथिंग व्हिच हैव सम मास एंड व्हिच ऑक्युपाई सम स्पेस दे आर कॉल्ड मैटर। मैटर के हिसाब से एयर भी मैटर है, सॉलिड भी मैटर है, वाटर भी मैटर है, लेकिन लाइट जो है वो एनर्जी है, वो मैटर के एग्जाम्पल डेफिनेशन में नहीं आता। यानी लाइट हमारा मैटर नहीं है। यानी हमने एक बहुत अच्छा डेफिनेशन समझ लिया यहाँ पे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर, और हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर लिए जो कि बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स थे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है, कितने प्रकार के मैटर हो सकते हैं, कौन कौन से मैटर हो सकते हैं। तो वो जो आपने पढ़ा है सॉलिड लिक्विड गैस मैटर के वो स्टेट्स है, अवस्थाएं हैं। यहाँ टाइप्स की बात हो, यहाँ पे हम मैटर को दो तरीके से बांट सकते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस मैटर, एक होता है मिक्सचर। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां से देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। ठीक है, मैटर क्या है बेटा, दो प्रकार से मैटर हो सकता है, एक प्योर सब्सटेंस मैटर, एक मिक्सचर। प्योर मैटर मतलब जैसे अब आपसे मैं कहूं कि ये जो आपका पास पेन है, इसमें सारे जो है प्लास्टिक के पार्टिकल लगे हुए हैं, पॉलीथाइलिन के पार्टिकल लगे हुए हैं, या टेफ्लॉन के पार्टिकल लगे हुए हैं, एक ही तरह के पार्टिकल है, इट मींस ये प्योर है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि अगर आपके पास मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, अब ये शर्ट में अगर केवल कॉटन लगे हुए हैं, कॉटन के थ्रेड लगे हुए हैं, प्योर कॉटन की शर्ट है तो ये प्योर है। और अगर इसमें नायलॉन, इसमें टेरिकॉट या कुछ अलग अलग कंपोजिशन भी लगाया गया है तो ये प्योर तो नहीं हुआ, ये मिक्सचर शर्ट हो गया। उसी तरह से जब सेम तरह के कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं, इकट्ठा होते हैं, मिलकर बनते हैं, दे आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। और जब उसमें ढेर सारी चीजें मिली होती हैं उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। प्योर को भी आगे हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा हम लोग। प्योर को भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। जो प्योर है वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। व्हाट इज द एलिमेंट एंड व्हाट इज द कंपाउंड? जब एक तरह का सिंगल एटम, जिसमें अगर आपसे कहूं ऑक्सीजन, मैं आपसे कहूं नाइट्रोजन, मैं आपसे कहूं हाइड्रोजन, मैं आपसे कहूं क्लोराइड, ये मैं आपसे कहूं, ठीक है, ये अलग अलग एग्जांपल मैंने ले लिया। तो ये सारे जो सिंगल सिंगल फॉर्म में है, प्योरेस्ट फॉर्म में है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, दे आर कॉल्ड एलिमेंट। और जब कई एलिमेंट आपस में मिलते हैं और एक बड़ा फॉर्म बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। जैसे ये ऑक्सीजन, आपस में दो ऑक्सीजन मिल जाएगा तो O2 बना लेगा, ऑक्सीजन कंपाउंड है। हाइड्रोजन दो मिल जाएगा तो H2 बना लेगा, हाइड्रोजन गैस, ये कंपाउंड है। ये हाइड्रोजन और ये क्लोराइड आपस में मिल जाएगा तो ये HCl बना लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कंपाउंड है। नाइट्रोजन आपस में मिल जाएंगे तो ये नाइट्रोजन कंपाउंड है। अब यही एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन आपस में मिल जाएंगे तो ये अमोनिया बना लेंगे, ये सारे के सारे क्या कंपाउंड। ठीक है, कुछ एग्जांपल से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल के साथ इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट का डिफिनेशन है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इससे छोटा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट को हम एटम बोलते हैं। जो सब किसी भी एलिमेंट का किसी भी सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है वो हमारा एटम कहलाता है। टोटल नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स इज 118। अब तक जो है लगभग 118 एलिमेंट्स, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, आगे पढ़ाऊंगा मैं। आपने डिस्कवर किया है, इसमें से 98 एलिमेंट जो है वो नेचुरली हैं और 20 जो है जिसको आर्टिफिशियली जो है साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है। जैसे एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन, दिस इज। ठीक है, अब आते हैं कंपाउंड की तरफ। देखिए ढेर सारे एलिमेंट, ये देखिए, अब ये अलग एलिमेंट एटम है, ये अलग एटम है, ये ग्रीन आप देख रहे हैं ये अलग एटम है, ये ब्लू अलग एटम है, और ये आपस में जब जुड़ गए तो एक नया मॉलिक्यूल बन गया और इसको हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड क्या है? जब नॉन एलिमेंटल प्योर कंपाउंड है, इसमें क्या होता है कि जब ढेर सारे केमिकल कॉम्बिनेशन या किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा कई एटम आपस में मिक्स होते हैं वो कंपाउंड होता है। जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, मतलब बहुत सारे एग्जांपल आपको यहाँ पे डिस्कस। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, क्लास 8-9 में पढ़ा आपने, व्हाट इज द एलिमेंट एंड व्हाट इज द कंपाउंड। अब आते हैं दूसरे वाले फॉर्म में जो मिक्सचर होता है। व्हाट इज द मिक्सचर? जो मैंने कहा दो या दो से अधिक एटम्स जब आपस में या मॉलिक्यूल्स आपस में अलग अलग नेचर के आपस में मिक्स होते हैं तो वो मिक्सचर कहलाता है। अब ये मिक्सचर भी बेटा दो तरीके से हो सकता है, इसको आपको समझना है। एक होमोजेनस मिक्सचर और एक हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब है जब सेम तरह के कंपाउंड एक सेम प्रोपोर्शन में आपस में मिले,
सेम प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक फिक्स रेशियो के साथ आपस में मिले हुए हैं, दिस इज कॉल्ड होमोजेनस। और जब अलग अलग तरह के कंपाउंड अलग अलग प्रोपोर्शन में, यानी किसी का कोई फिक्स रेशियो नहीं है, वो हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर। इस एग्जांपल तौर पे मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप कभी वो बनाइए, एक आटा ले लीजिए, या मान लीजिए कि आपने कभी एक बेसन ले लिया और आपको सत्तू बनाना है, सत्तू का चूरन। तो आपने बेसन ले लिया और उस बेसन में नमक डाल दिया और मिर्च डाल दिया, और नमक मिर्च डाल के आपने उसको मिक्स कर दिया। अब कभी कभी अगर वो नमक और मिर्च पूरी तरह से मिक्स नहीं हुआ, देखिए इसमें 3 कंपोनेंट है, बेसन, नमक और मिर्च। अगर पूरी तरह से मिक्स है, प्रॉपरली थ्रोली मिक्स है, तो आप कहीं से भी एक चम्मच उठा के आप बेसन को सत्तू खाएंगे तो आपको सेम टेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर वो प्रॉपर मिक्स नहीं है तो कहीं पे आप खाने पर आपको नमक ज्यादा लगेगा, कहीं से उठा खाने पर आपको नमक कम लगेगा, कहीं नीचे से उठा खाने पर आपको मिर्च कम लगेगा, ऊपर से उठा खाने में मिर्च ज्यादा लगेगा। यानी जब प्रॉपरली एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं है तो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, और जब एक सेम फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स है तो वो होमोजेनस मिक्सचर। ये तो मैंने आपको समझा दिया। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है होमोजेनस मिक्सचर आर दोज हुज कंपोजिशन फॉर ईच पार्ट रिमेन कांस्टेंट। हर जगह से अगर आप एक चम्मच निकाल के खाइए तो सारे प्रोपोर्शन एक कांस्टेंट रहेंगे। एग्जांपल है एक्वस एंड गैसियस सॉल्यूशन। जितने भी गैसियस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, वो होमोजेनस है। बाकी हेट्रोजेनस की बात करते हैं जहां पे कंपोजिशन जो है वो वेरी करते हैं अलग। जैसे एग्जांपल मिट्टी है, कंक्रीट मिक्सचर है। अब आप मिट्टी ले लीजिए तो हर जगह की मिट्टी अलग अलग होगी। आप ऊपर से मिट्टी निकालेंगे उसका प्रोपोर्शन अलग है, थोड़ा डीप जाके नीचे से मिट्टी निकालेंगे उसका प्रोपोर्शन अलग है। अच्छा चलिए, जो हवा है, एयर है, वो क्या है? वो किस तरह का मिक्सचर है? जो हमारे नेचर में हवा है, एयर है, वो होमोजेनस में आता है कि हेट्रोजेनस में आता है? आपको समझाना है इस चीज को। बताइए क्या एग्जांपल है, वो होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है? बना सकते हैं? देखिए अब उसपे कई सारे गैसेस मिली हैं, अलग अलग प्रोपोर्शन में है। ऑक्सीजन है 0. मान लीजिए आप 0.3% का, नहीं 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन है 70% कह रहा हूं। तो है तो अलग अलग प्रोपोर्शन में, लेकिन आप कहीं से भी अगर एक कंटेनर में हवा भर लेते हैं तो आप पाएंगे उस कंटेनर में हमेशा नाइट्रोजन आपको 70% ही मिलेगा, ऑक्सीजन 21% ही मिलेगा, CO2 0.03% ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से हवा निकालेंगे तो कहीं पे CO2 ज्यादा मिलेगा, कहीं से निकालेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, कहीं निकालेंगे नहीं, क्योंकि सारे एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिले हुए हैं। इट इज एयर इज द होमोजेनस। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, देखो, क्योंकि एयर में अलग अलग तरह के गैसेस होती है और अलग अलग प्रोपोर्शन में होती हैं। नाइट्रोजन ज्यादा, ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड और कम। तो ये तो होमोजेनस, हेट्रोजेनस होना चाहिए था, लेकिन ये असर्शन रीजन क्वेश्चन था। लेकिन नहीं, ये क्यों होता है हेट्रोजेनस? होमोजेनस क्यों होता है? क्योंकि प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया कि हमारा जो मैटर है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए एग्जांपल, देखिए कुछ मैं यहाँ पे ग्राफिक के जरिए आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए होमोजेनस में ये आपको पिंक और ब्लू बॉल की जो आपको मिक्सर दिख रहा है वो एक फिक्स पैटर्न में है। आप देखिए 1:1:1:1 का रेशियो आप कहीं से भी, आप इस कोने में ले लीजिए, आप इस कोने से ले लीजिए, आप इस कोने से ले लीजिए, आप बीच से ले लीजिए, आपको प्रोपोर्शन फिक्स दिखेगा। लेकिन नहीं, यहाँ देखिए, आप यहाँ इस ये कोना लीजिए, ये आपको अलग दिख रहा है, 3:1 का रेशियो है। यहाँ देख लीजिए तो आपको 3:1 का दूसरा 1:3 का रेशियो दिख रहा है। यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए तो यहाँ पे आपको 2:2 रेशियो मिल रहा है। यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग रेशियो है, यानी जो मटेरियल है वो प्रॉपरली थ्रोली मिक्स नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर। मेरे ख्याल से इस फिगर के जरिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा व्हाट इज द होमोजेनस मिक्सचर एंड व्हाट इज द हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? करेंगे स्टेट ऑफ मैटर की। स्टेट की मीन्स होती है अवस्था, यानी जो मैटर अभी हमने देखा कि मैटर हमारे पास प्योर फॉर्म में होते हैं, मिक्सचर फॉर्म में होते हैं, एलिमेंट फॉर्म में है, मॉलिक्यूल फॉर्म में है, होमोजेनस फॉर्म में है और हेट्रोजेनस फॉर्म में है। ये सारे मैटर जो हमारे नेचर में अवेलेबल है, ये कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम इंसान की बात करें तो इंसान 2 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मेल और फीमेल। ट्रांसजेंडर भी है तो थर्ड भी मान सकते हैं। उसी तरह से जानवरों की बात करें, जानवरों में बहुत सारी कैटेगरी है। उसी तरह से जो मटेरियल इस संसार में है, उस मटेरियल की कितनी कैटेगरी है, कितने स्टेट्स है, ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 नए स्टेट डिस्कवर हो गए हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी आगे। पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस को समझते हैं कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस है। सब आप जानते हैं, आप लोग क्लास 11 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बेसिकली आपने ये क्लास 6-7 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। व्हाट इज द सॉलिड स्टेट, व्हाट इज द लिक्विड स्टेट एंड व्हाट इज द गैसियस स्टेट।
आपको कुछ एग्जांपल समझते हैं। आपके हाथ में आप कभी कुछ खाते हैं, जैसे आपके हाथ में ईंट है, पत्थर है, या आप डस्टर ले लीजिए या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, वो सब सॉलिड फॉर्म में है। अब आप घर में पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जूस पीते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में है। और हवा आप सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, गुब्बारे में जो हवा भरते हैं वो गैस के फॉर्म में है, सिलेंडर में जो आप घर में एलपीजी भरा जाता है वो गैस के फॉर्म में है। वो तीनों स्टेट को आप भली भांति जानते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे हम इसके एग्जांपल के साथ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सॉलिड में जो आप एक चीज ध्यान से देखिए, जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, देखिए हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर, इसको हम एटम्स कह सकते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। और जो सॉलिड में जो आप पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि सारे के सारे पार्टिकल जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। देख रहे हैं इनके बीच जो है ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है आगे पीछे से, और इनके बीच जब दो पार्टिकल के बीच के जो स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, आईएमएस यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर एटॉमिक स्पेस कहते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि सॉलिड पार्टिकल इतने सटे हुए हैं, इतने करीब करीब है कि इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लगभग ना के बराबर है, या बहुत कम है या ना के बराबर है। और सारे पार्टिकल एक सेम, देखिए इतने ही वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ज्यादा है, इतने ही वॉल्यूम के अंदर लिक्विड पार्टिकल कम है और गैस बहुत कम है। इट मींस क्योंकि सॉलिड पार्टिकल ज्यादा है तो ये ज्यादा भारी होंगे, ज्यादा डेंस होंगे, ज्यादा हैवी होंगे। क्लियर हो गया। और वहीं पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल्स ज्यादा डेंस है, हैवी और इतने पास पास हैं, तो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। अच्छा, अब आपके पास में अगर आपसे कहूं कि दो लोग बैठे हुए हैं और उन दो लोगों को आपस में दबाना है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेकर डिस्कस करता हूं। मेरे पास यहां पे फिलहाल तो मेरे बेटे के कुछ खिलौने हैं। जैसे मान लीजिए ये दो हमारे पास खिलौने हैं, ये खरगोश मियां है और ये भालू मियां है। अब ये दोनों ऐसे बैठे हैं, अब मैं इनको दबा के सटाऊं तो ये पास आ रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी एक स्टेट तो ये हो गया और दूसरा स्टेट ये है कि ये ऐसे बैठे हुए हैं। अब इनको सटा के और पास करना है तो ये कम पास आएंगे क्योंकि पहले से पास हैं, और इसमें ज्यादा पास आ रहे हैं, यानी डिस्टेंस जो है ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, इसमें कम। इट मींस क्यों कि जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दोनों के बीच ज्यादा है तो ये ज्यादा कंप्रेस होंगे, और जब इनके बीच स्पेस कम है तो ये कम कंप्रेस होंगे। ये सीधी सी बात है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इसीलिए सॉलिड पार्टिकल्स को जब हम प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं तो ज्यादा कंप्रेस नहीं होते। इट मींस इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है बहुत लो होती है, बहुत कम होती है। वहीं लिक्विड की बात करें तो आपको देखिए पार्टिकल्स जो हैं ये पूरी तरह से डिस्पर्स्ड है और इनके बीच में ढेर सारे, ये देखिए ये जो बीच में मैं लाइंस बना रहा हूं, ये ढेर सारे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होने के कारण ये आसानी से फ्लो करते हैं। सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं, सॉलिड को आप धक्का दोगे, लुढ़काओगे तो लुढ़क जाएंगे, लेकिन लिक्विड जो है वो फ्लो करते हैं क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स क्यों मूव कर पा रहे हैं? क्योंकि इनके बीच स्पेस है। यहां जो स्पेस है पार्टिकल मूव कैसे करेंगे? तो क्योंकि इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी ज्यादा होता है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी भी ज्यादा होती है, पार्टिकल्स मूव भी कर सकते हैं, इसलिए इसके अंदर फ्लो प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। ठीक है, और क्योंकि इनका वेट जो है वो सॉलिड से कम है एक फिक्स वॉल्यूम में। क्यों? क्योंकि इनके बीच पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू सॉलिड कम है। अगर हम गैस की तरफ मूव करें तो आप क्या पाएंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल और कम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और ज्यादा है, यानी फ्लो प्रॉपर्टी और ज्यादा होगी। गैस बहुत तेजी से बहते हैं, आप कमरे में गैस छोड़ दीजिए पूरी तरह से फैल जाएगी। आप एक ईंट का टुकड़ा लाइए, कमरे में ठेल दीजिए, वो लुढ़क जाएगा और डूब जाएगा। पानी लाइए, आप डालिए तो पानी फैल जाएगा, और गैस छोड़ेंगे तो गैस तो तुरंत फैलेगा और आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे। और क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, पार्टिकल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, इट मींस अब ये इसकी फ्लो प्रॉपर्टी भी ज्यादा है, और इसका वॉल्यूम के कारण इसका मास भी कम है। क्योंकि पर्टिकुलर वॉल्यूम में कम पार्टिकल्स हैं तो इसका मास जो है वो कम है। तो आप इस प्रॉपर्टीज के जरिए आप सॉलिड, लिक्विड और गैस को इसे समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा सॉलिड, लिक्विड, गैस के डेफिनेशन की क्या बात करते हैं, क्या कहता है हमारा डेफिनेशन। एनसीईआरटी का डेफिनेशन क्या कहता है? अ सॉलिड इज अ सब्सटेंस दैट स्टे द सेम शेप वेदर इज इन इट कंटेनर और नॉट। आप किसी भी सॉलिड को चाहे बर्तन के अंदर रखिए या बर्तन के बाहर रखिए, उसका शेप हमेशा सेम रहेगा। आप एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, ये मेरे पास एक मार्कर है, आप इसको लोटे में डाल दीजिए, भगोने में डाल दीजिए, थाली में डाल दीजिए, गगरी में डाल दीजिए, ड्रम में डाल दीजिए, इसका शेप वही का वही रहेगा। और वही केस करें यहां पे लिक्विड का, तो जिस बर्तन में डालेंगे उसका शेप ले लेगा।
डेफिनेशन क्या कहती है लिक्विड की? अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज अ डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। वॉल्यूम तो इनका फिक्स है। अगर 10 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी आप किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो 10 का 10 ही लीटर रहेगा, लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं है। जिस बर्तन में डालते हैं उसी बर्तन का शेप ले लेता है। कभी आपने आइसक्रीम जमा खाई है, कुल्फी जमा खाई है, जिस शेप में आप कुल्फी आइसक्रीम जमाते हैं उसी शेप में वो जमता है। और वही बात करें गैस की, तो गैस का डेफिनेशन क्या है? स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज अ डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। इसका वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स है, जैसे लेकिन शेप वगैरह इसका भी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि अच्छा वॉल्यूम भी इसको कह नहीं सकते, क्योंकि जिस कमरे में जितना बड़ा बर्तन रखेंगे उतने बड़े बर्तन में ये फैल जाएगा। तो इसका क्या है कि इसके पास ये वॉल्यूम भी इसका प्रॉपर डिपेंड करता है। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? कि आपके बर्तन का कंटेनर का वॉल्यूम कितना है। इसमें कंटेनर का वॉल्यूम कुछ भी रहे, इसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, लेकिन इसमें कंटेनर जितना बड़ा, गैस उतना ज्यादा डिस्पर्स करेगा। ये एक ओवरऑल मैंने यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस की डेफिनेशन समझाई, इसकी प्रॉपर्टीज समझाई। अभी मैं आगे जाऊंगा तो सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस में बहुत सारे क्वेश्चन नेट में बने हुए हैं, उस पर बात करूंगा। लेकिन पहले दो और स्टेट जो बाद में डिस्कवर किए गए, जो खोजे गए हैं कई सालों बाद, उस पर आते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। हम दो स्टेट की तरफ और चलते हैं। एक का नाम है प्लाज्मा और दूसरे का नाम है BIS, BIC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पहले बात करते हैं, अच्छा इसको पहले देख लेते हैं, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर। देखिए यहां से क्वेश्चन बेटा कई बार एग्जाम में बना हुआ है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बना हुआ है, देखिए सॉलिड के साथ एक प्रॉपर्टी है, सॉलिड को गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड को बहुत ठंडा करते हैं तो वो फिर से सॉलिड बन जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के कन्वर्जन से क्वेश्चंस क्या पूछते हैं कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम वाटर का। वाटर आप आइस ले लीजिए, बर्फ में जमाइए, फ्रीज में जमाइए बर्फ। जो आइस है वो सॉलिड फॉर्म में है। आइस को आप रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए, थोड़ी देर बाद वो मेल्ट हो जाता है, तो वो जो लिक्विड बना, पानी बना, वो हमारा लिक्विड फॉर्म है। और उसी पानी को आप गर्म कर दीजिए, उबाल दीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो भाप बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, वो उसका गैसियस स्टेट है। अब इसको क्या बोलते हैं? देखिए अगर किसी सॉलिड को हम गर्म करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उससे कहते हैं मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। और लिक्विड को हीट करके अगर हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेटिंग या इवेपोरेशन। The process of conversion of liquid into gas by heating, this is called evaporation या this process is called evaporating. Okay? अब बात करें ठंडे की। अब गैस को अगर हम ठंडा कर दें तो फिर से लिक्विड बन जाएगा। गैस को ठंडा कर दे तो फिर से लिक्विड बन जाएगा। तो अब ये प्रोसेस क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का एग्जांपल बताता हूं, बहुत बेहतरीन एग्जांपल। आप कभी कोई ठंडा एक गिलास ले लीजिए, स्टील का गिलास ले लीजिए, कांच का गिलास ले लीजिए, और उसमें बहुत ठंडा पानी डाल दीजिए। बहुत ठंडा पानी मतलब फ्रीज से निकालिए और ठंडा पानी आप इसके ऊपर डाल दीजिए। जब कभी आप ठंडा पानी इसमें डालेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इसके बाहर के सरफेस पे पानी की कुछ बूंदें जो है वो जमा हो जाती हैं। बाहर गिलास गीला हो जाता है, पानी की बूंदें जमा हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है? क्या जो गिलास के अंदर पानी है वो इस बर्तन को पार करके गिलास के बाहर चला गया? क्या वो बाउंड्री को पार करके उस पार चला गया? और यहां पानी आया कहां से? ये पानी कहां से आया? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। ये H2O जो है वो वेपर के फॉर्म में हमारे कमरे में, हमारे घरों में, हमारे नेचर में पाए जाते हैं। और जैसे ही वो उस दीवार के कंटेनर के टच में आते हैं, क्योंकि दीवार बहुत ठंडी है, तो ये एयर जो है, ये एयर वेपर ठंडी होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है कि जब हमारा जो गैस है वो कूल होकर के, ठंडा होकर के वापस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और लिक्विड को अगर हम फिर से ठंडा कर दें, जैसे कि आप पानी को डाल दीजिए फ्रीज में, वो बन जाएगा बर्फ, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यानी जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं उसे कहते हैं फ्रीजिंग। क्वेश्चन कहां से बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके नीट के एग्जाम में? व्हाट इज द मेल्टिंग, व्हाट इज द इवेपोरेटिंग, व्हाट इज द कंडेंसेशन एंड व्हाट इज द फ्रीजिंग। एक चीज और यहां पे समझना जरूरी है, एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोसेस और है कि अगर हम किसी खास तरह के सॉलिड को गर्म करें, वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट अगर वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऐसा भी सॉलिड हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है कि जिसको हम गर्म करें तो वो पहले लिक्विड ना बने, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है तो इसे क्या कहते हैं?
आप घरों में कपूर जलाते हैं, आपने कपूर या कैम्फर जिसे कहते हैं, कैम्फर, आपने कैम्फर देखा होगा। कपूर जो घरों में मम्मी लोग जलाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, हवन करती हैं। कभी आपने देखा कि जलने के बाद कपूर जो है वो लिक्विड बन गया। आप मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती सॉलिड है लेकिन जलने के बाद वो लिक्विड बन जाता है। लेकिन कपूर जलाते हैं तो जलने के बाद धुआं निकलता है, वो गैस बन जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ध्यान से समझिएगा, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। प्रोसेस को नाम याद कर लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, वेयर द सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू द गैसियस फॉर्म विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म आफ्टर हीटिंग, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और यही तरह प्रोसेस है कि गैस डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, उस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन। तो ये आप 6 प्रोसेस का नाम याद रखिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। ये 6 प्रोसेस का नाम याद रखिए कि किससे क्या प्रोसेस बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम अगले स्टेट की बात कर लेते हैं, प्लाज्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसकी डिस्कवरी बहुत लेट में हुई। गैलीलियो ने सबसे पहले इसको बताया था कि प्लाज्मा भी एक नेचर का, स्टेट का, मैटर का 4th स्टेट होता है। तब उसमें बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में इसको स्टडी किया गया तो मालूम चला कि यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो प्लाज्मा जो है एक 4th स्टेट ऑफ मैटर है। पहले एग्जांपल डिस्कस करते हैं, कौन कौन से एग्जांपल जो आपने देखे हैं प्लाज्मा के, क्योंकि जब आप एग्जांपल समझेंगे तो आप इसको समझेंगे। औरोरा, औरोरा के बारे में आप बहुत कम जानते हैं। स्वीडन में, मैक्सिको में वगैरह में जो साउथ पोल या नॉर्थ पोल में कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, न्यूजीलैंड वगैरह में जो यहाँ रहते हैं, वो इससे हूबहू परिचित है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाके इस चीज को देख सकते हैं, लोग बहुत पैसा खर्च करके उसको देखने जाते हैं। ये होता क्या है कि जैसे हम ऊपर देखते हैं तो हमें आसमान जो है वो सफेद दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। बादल दिखाई देते हैं व्हाइट कलर के या ब्लैक कलर के, और आसमान नीला दिखाई देता है। अच्छा, कभी इमेजिन कीजिए कि आप रात को छत से जाएं और ऊपर देखें, आपको पूरा आसमान हरा दिखाई दे, पूरा आसमान पिंक दिखाई दे, पूरा आसमान नीला दिखाई दे, पूरा आसमान गुलाबी दिखाई दे। कितना खूबसूरत नजारा होगा। वो ऑरोरा है। कैसे होता है मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अगला एग्जांपल है लाइटनिंग। ठीक है, जब हम लाइट वगैरह जलती है, बहुत तेजी से बिजली स्पार्क हो रही है। प्लाज्मा बॉल, आजकल आपने देखा होगा एक बॉल आता है, उसको बॉल को अगर आप हाथ से पकड़िए तो आपके हाथ के करंट को पकड़ के वो आपके हाथ के इशारे से चलता है। आप सब यूट्यूब पे डालेंगे आपको दिखेगा। वहीं पे न्यूक्लियर फायरबॉल की बात करें, नियॉन साइन तो आपने देखा होगा, आजकल बहुत प्रचलन में है। लोग हैप्पी बर्थडे वगैरह मंगाते हैं तो उसमें हैप्पी बर्थडे का एक लाइटिंग स्टिकर होता है, उसको ऑन करते हैं तो उसमें लाइट जलती है। जिम वगैरह में बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, आजकल दुकानों में बड़े बड़े नेम प्लेट लगे होते हैं जो कि चमकते हैं, जैसे देखिए कॉफी चमक रहा है। और बाकी जो वेल्डिंग करते हैं वेल्डर्स। अब ये प्लाज्मा है क्या? देखिए, किसी भी गैस को ना, किसी भी गैस में क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, जाहिर सी बात है। हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एटम है, नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन एटम है। अगर किसी गैस को काफी हाई टेम्परेचर पे हम गर्म कर दें, काफी हाई टेम्परेचर पे हम गर्म कर दें, तो हम क्या पाएंगे कि ज्यादा गर्म होने पर वो गैस आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के कारण वो जो गैस है उसके अंदर जो एटम्स हैं वो आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आयंस के साथ एक बड़ी खूबसूरत बात क्या है? आयंस लाइट्स इमिट करते हैं, आयन चमकते हैं। तो यानी जो सिंपल सी गैस हमें अभी तक नॉर्मल सी गैस दिखाई दे रही थी, उसे हमने हाई टेम्परेचर पे अगर उसको हमने क्या दिया, वो आयनाइज हो गया तो वो चमकने लग गया। और चमकता हुआ वो गैसियस स्टेट, वो चमकता हुआ गैसियस स्टेट जो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो नेचर में स्टेट का 4th स्टेट माना जाता है, मैटर का 4th स्टेट माना जाता है, जिससे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। द स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्टिंग सुपर एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड पार्टिकल्स। क्योंकि वो आयंस हाई टेम्परेचर पे 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाकर के जब आयनाइज हो जाएगा, जब बिल्डिंग करते हैं ना, कितनी हाई एनर्जी देते हैं तो उसमें देखिए लाइट्स निकलती हैं, वो क्या है? वो प्लाज्मा है। ठीक है, अब इस प्लाज्मा में इसका एग्जांपल समझते हैं। ऑरोरा, देखिए बहुत खूबसूरत सीन आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये आपको आसमान का सीन दिख रहा है। ये आपके नॉर्थ पोल का जो कंट्रीज हैं वहां का देखिए, कभी कभी आसमान का ये सीन दिखता है। देखिए कितना खूबसूरत आसमान लग रहा है, पिंक और ग्रीन कलर की लाइट्स जल रही है सिर्फ पूरे आसमान में। वही हम बात करते हैं साउथ पोल की तरफ चलते हैं तो यहां पे देखिए ग्रीन कलर की आपको लाइट्स। देखिए ये पूरा आसमान का सीन है, आप नीचे बैठे हुए और आपको आसमान इस तरह से चमकता हुआ दिखाई देगा। सोचिए कितना खूबसूरत नजारा है। इसके पीछे बहुत खूबसूरत साइंस है, उस साइंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। यहां से भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है
उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखिए ये जो ऑरोरा है, क्योंकि ये दो जगह पे होता है। देखिए आपका जो ये सिंपल से मैं अर्थ की बात कर लेता हूं यहां पे। कहां गया ये हमारा सिंपल सा अर्थ है बेटा। तो इस अर्थ में एक ऊपर की तरफ देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है वो नॉर्थ पोल है। यहां पे जो कंट्रीज आती हैं, यहाँ पे कंट्री जैसे कि अलास्का है, कनाडा है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ठीक है, फिनलैंड है। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है जो हमारा आपका जो साउथ जो आपका आता है, साउथ पोल जो है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, खासतौर पे साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इन जगहों पर ही ये चीजें देखी जाती हैं। पर यहीं पर क्यों? क्योंकि जब सूर्य से हमारी बहुत तेजी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट्स आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे सूर्य से हमारे पृथ्वी, मान लीजिए यहाँ पे सन है और सन से बहुत तेज लाइट्स जब हमारे अर्थ की तरफ आती हैं, तो क्योंकि अर्थ भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसके पास भी नॉर्थ और साउथ पोल है, तो इसके पास भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल पे काफी ज्यादा होने के कारण जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और अर्थ के जब बीच से गुजरती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इसके नॉर्थ और साउथ पोल से गुजरती हैं तो क्योंकि अर्थ का भी अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वहां पावर हाई होता है, तो ये वेव्स हाईली एक्सेलरेटेड होते हैं, हाईली ज्यादा एनर्जाइज होते हैं। एनर्जी के कारण ये जो वेव्स आ रही हैं वो आयोनाइज हो जाती है। यहाँ पे जो गैसेस अवेलेबल है, यानी इस जोन में जो गैसेस उपलब्ध है वही गैस जो हमारे यहाँ है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैसेस हमारे यहाँ है सेम गैसेस वहां भी हैं। ये गैसेस यहाँ पे आयोनाइज हो जाती हैं और उसके कारण ये लाइट से इमिट करती हैं और हमें ये खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे याद करने वाला पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो नॉर्दर्न लाइट है जो नॉर्थ पोल में होती है इसे ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं। ये याद कर लेना, ये नीट का क्वेश्चन है। ऑरोरा बोरेलिस किसे कहते हैं? नॉर्दर्न लाइट्स को जो नॉर्थ पोल में ऑरोरा देखा जाता है उसे ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं। और जो साउदर्न लाइट है साउथ पोल में जो दिखाई देता है उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये नाम याद कर लीजिए, बोरेलिस जो है आपके नॉर्दर्न लाइट है और ऑस्ट्रेलिस जो है साउदर्न लाइट। अब याद कैसे करेंगे? जो ऑस्ट्रेलिस है मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, ऑस्ट्रेलिया हमारे साउथ पोल में आ रहा है, तो जो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस है वो साउथ पोल है, याद करने की जरूरत नहीं, ऑस्ट्रेलिया साउथ पोल में। बाकी जो बचा बोरेलिस वो ब्राउन। अब कौन कौन सी कंट्री में हम ऑरोरा देख सकते हैं? जितने भी आर्कटिक जोन है, भाई नॉर्दर्न जोन आर्कटिक जोन कहा जाता है, उसमें अलास्का है, कनाडा है, नॉर्वे है, स्वीडन है और फिनलैंड है। इन कंट्रीज में आपको ये देखना मिलेगा। अब आप मेरा वीडियो देखने के बाद यूट्यूब पे जाकर के ऑरोरा लाइट्स सर्च करिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस दिखेंगी कि कैसे कितनी खूबसूरत खूबसूरत लाइट्स दिखती है। उसके बाद हम बात करेंगे अंटार्कटिका उसमें, तो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अमेरिका जैसी कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में आपको ये ऑरोरा देखने को मिलता है। ये ऑरोरा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया, तो इसको आप यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। और अब अगला है बीईसी, ये नेचर यानी स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का पांचवा स्टेट है, पांचवा स्टेट बीईसी। अब इसको क्या समझते हैं? जब किसी भी मैटर को, भी हमने देखा कोई मैटर पार्टिकल था, गैसियस पार्टिकल था, उसको हमने बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दिया तो वो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और बहुत एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जी वाला आयन, उसे हमने क्या कह दिया? उसका नाम हमने रख दिया प्लाज्मा। अब किसी मेटल को बहुत ज्यादा डीप टेम्परेचर पे, बहुत डीप टेम्परेचर पे, जीरो से बहुत नीचे जाके अगर हम फ्रीज कर दें तो वो एकदम पत्थर हो जाएगा। जैसे कभी आपने देखा कि जो अंडे होते हैं, अगर अंडे को ले जाइए आप जो कंट्री जहां पे टेम्परेचर -50 -60 रहता है, वो अंडे फोड़ने पर भी नहीं फूटते, पत्थर हो जाते। उसी तरह से कोई एटम या मॉलिक्यूल जब बहुत कम टेम्परेचर पे कूल किया जाता है, कंडेंसेट हो जाता है, तो उस केस में वो एक सुपर एटम की तरह बिहेव करता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड हो जाता है। और उसी सुपर एटम स्टेट को हम सॉलिड नहीं कह सकते क्योंकि सॉलिड से भी ज्यादा हार्ड है वो, उस सुपर एटम स्टेट को ही हम लोग बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ये दो साइंटिस्ट मिलकर डिस्कवर किया, इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, इसे कहते हैं। कुछ एग्जांपल है जैसे कि सुपर फ्लूइड हीलियम है और कुछ रुबिडियम है, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम। ये सब क्या है? जो गैसेस हैं, अगर इनको बहुत डीप टेम्परेचर पे फ्रीज किया जाए, बहुत डीप फ्रीज किया जाए तो वो 20 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ मैटर के पांचों स्टेटमेंट डिस्कस कर लिए, मुझे लगा है, उम्मीद है
आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं बेटा कि जो कुछ सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में जो है, आपने स्टार्टिंग में फिगर देखा था, आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट क्या होता है। इनके बीच कुछ डिफरेंस की बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं शेप। आपको पता है शेप सॉलिड का हमेशा फिक्स रहता है। जिस शेप में सॉलिड है, चाहे किसी बर्तन में रखो या ना रखो, वो सॉलिड फिक्स रहेगा। लिक्विड का शेप इंडेफिनिट है और गैस का शेप भी इंडेफिनिट है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है लिक्विड का, सॉलिड का हमेशा डेफिनिट होता है, लिक्विड का भी डेफिनिट है। इंडेफिनिट है किसका? गैस का। गैस का डिपेंड करता है किस बर्तन में रखा है। जितने बड़े कंटेनर में डालोगे उतना ज्यादा वॉल्यूम वो एक्सपैंड करेगा, इसलिए इसका वॉल्यूम इंडेफिनिट है। वहीं पे बात करते हैं इंटर पार्टिकुलर फोर्स, आपस में पार्टिकल के बीच जो फोर्स है, क्योंकि जो ज्यादा करीब है वो ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड है, तो स्ट्रांगर है। पार्टिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, यहां थोड़ा सा कम है सॉलिड कंपेयर में, और गैस का सबसे कम होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनकी फ्लो प्रॉपर्टी काफी अच्छी होती है। अब इंटरपार्टिकुलर स्पेस, मैंने बताया था इंटरपार्टिकुलर स्पेस क्या होता है, इसमें सबसे कम नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, बहुत कम है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा और इसमें बहुत ज्यादा। पार्टिकल का मोशन मैंने बताया था, फ्लो प्रॉपर्टी, मोशन सॉलिड में बिल्कुल नहीं होता है, लिक्विड में होता है और गैस में तो बहुत ही ज्यादा होता है। मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले आपको। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, पैक जो है क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पास होते हैं, इसमें थोड़ा सा लूज पैकिंग होती है, दूर होते हैं, और गैस में तो बहुत ज्यादा लूज होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी मैंने कहा ना, इसको अगर कंप्रेस करें तो क्या होगा, सॉलिड बिल्कुल कंप्रेस नहीं होगा, इनकंप्रेसिबल है, लिक्विड कंप्रेसिबल है, और गैस तो हाईली कंप्रेसिबल है। वही भी बात करें डेंसिटी की, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की, उससे कम लिक्विड की, और सबसे कम जो होती है वो गैस की। थोड़ी देर मैंने बताया था, बस यहाँ पे टेबल के फॉर्म में आ गया है, आप इसको आराम से देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट करके आप आराम से इसको सेव करिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन, जो मैंने अभी तक आपको चैप्टर चल रहा था सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका केवल लेक्चर 1 डिस्कस किया है। उस लेक्चर 1 डिस्कस करने में हम बात करते हैं इससे जो अब तक क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे क्वालिटी के, वो देखेंगे, और इसके बाद जो क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं हम उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अब आपको जवाब देना है इन सवालों का, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली मैच द टाइप ऑफ मैटर विथ देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कौन सा टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर का मतलब स्टेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एलिमेंट, एटम, मिक्सचर, होमोजेनियस, हेटेरोजेनस, इसकी बात हो रही। तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर मैच कर रहा है। एलिमेंट होमोजेनियस होते हैं, वन काइंड ऑफ एटम होता है। कंपाउंड हेटेरोजेनस होते हैं, मल्टीपल काइंड ऑफ एटम होते हैं। मिक्सचर प्योर फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल। देखिए एलिमेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये तो गलत है। एलिमेंट जो है वो होमोजेनस होता है, वन काइंड ऑफ एटम। भाई एलिमेंट तो ऑटोमेटिक हम देखा जाए तो वो एक सिंगल एटम है, तो उसमें तो कई चीजें मिलती नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। कंपाउंड जो है हेटेरोजेनस, मल्टीपल काइंड ऑफ एटम। कंपाउंड क्या होते हैं, कई सारे एटम मिलकर बनते हैं, लेकिन इसमें हेटेरोजेनस की बात हो सकती है, ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन मिक्सचर जो है प्योर होते हैं और फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि मिक्सचर प्योर नहीं होते, क्योंकि उसमें कई चीजें मिली होती हैं। ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह सही है। कंपाउंड्स जो होते हैं क्या होते हैं, हेटेरोजेनस और मल्टीपल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते, ठीक है। सवाल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग गैसेस। गैस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहां पे रॉन्ग है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, सही लग रहा है, नहीं कंप्रेसिबल तो हाँ बिल्कुल होते हैं। गैस हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, गलत, शेप नहीं होता है। गैस डिफ्यूज रैपिडली, बहुत तेजी से फैलते हैं, सही है। गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये भी सही है। अच्छा यहां पे पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। गैस का डेफिनिट शेप वॉल्यूम नहीं होता, बाकी तीनों ऑप्शन यहां है ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए क्योंकि जितने आप टॉपिक पढ़ाता चलूंगा मैं आपको, हर टॉपिक के बाद में उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कराता चलूंगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है आपकी नीट की प्रिपरेशन का। जितना पढ़िए उसके एग्जाम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं आपके एग्जाम में उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं है नीट की तैयारी करने का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश अ कंपाउंड फ्रॉम मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर की बात कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी जो है मिक्सचर की जो है वो बॉइलिंग पॉइंट, रेंज, एबिलिटी टू सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, होमोजेनिटी, डेंसिटी। मिक्सचर की बात कर रहा है कि कौन से प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम मिक्सचर को पहचान सकते हैं। जो कंपाउंड है वो मिक्सचर के फॉर्म में,
बॉइलिंग पॉइंट रेंज अलग अलग होगा, तो हो क्योंकि मिक्सचर अगर ढेर सारी चीज से मिलकर बना है तो सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक मिक्सचर है, उसमें ए बी सी डी 4 तरह के मॉलिक्यूल्स मिले हैं, एटम मिले हैं, तो जाहिर सी बात है चारों का जो मेल्टिंग पॉइंट रेंज, बॉइलिंग पॉइंट रेंज अलग अलग होगा। एबिलिटी टू सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, हम सब अलग भी कर सकते हैं, मुश्किल है। होमोजेनिसिटी होना मुश्किल है, डेंसिटी मुश्किल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही लग रहा है बॉइलिंग पॉइंट रेंज के हिसाब से। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, टफ है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, इसमें से कौन सा एग्जांपल है होमोजेनस मिक्सचर का? सैंड एंड सॉल्ट, मिट्टी और नमक। मिट्टी की बात करें, मिट्टी में क्या होमोजेनस होता है? क्या सब कुछ बराबर प्रोपोर्शन में होता है? गलत। एयर, मैंने बताया था ना, एयर क्या है, उसमें मिला तो सब अलग अलग अमाउंट में है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, लेकिन क्योंकि सभी जगह पे सेम प्रोपोर्शन मिलेगा। आप इस कमरे से एयर निकाल के सैंपल लीजिए, आप आसमान से कहीं से भी एयर लेके सैंपल लीजिए, आप कहीं से भी एयर का सैंपल लेंगे, आपको सभी का प्रोपोर्शन फिक्स मिलेगा, यानी एयर इसका सही ऑप्शन है। सी देख लेते हैं, ऑयल एंड वाटर, आयरन एंड सल्फर, ये गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। Which of the following process involve a change in the state of matter from gas to solid? अगर किसी भी मैटर को हम गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करें, याद करिए मैंने आपको बताया था प्रोसेस, मैंने कहा ना इससे क्वेश्चन बनता है, गैस टू सॉलिड विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? याद आया क्या था? सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, डिपोजिशन या इवेपोरेशन? जी हाँ, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डिपोजिशन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, identify the correct statement. Solids have highest energy among all state of matter. Solid पर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। Liquid are more compressible than gas. गलत। Gas have no intermolecular force. गलत। Intermolecular force in solid are the strongest. ये बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है। Solid have highest energy among all the state. नहीं, solid के पास एनर्जी नहीं होती, गैस के पास है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं भैया, आइए डिस्कस कर लेते हैं। अ सैंपल ऑफ मैटर इज कंप्रेसिबल, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, हैज नो डेफिनिट वॉल्यूम। कौन सा स्टेट ऑफ मैटर ऐसा है जिसके पास कोई डेफिनिट वॉल्यूम नहीं है? इसको जिस बर्तन में रखो उस बर्तन का शेप ले लेता है, तो कौन है? सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा? देखिए दो चीजें हैं जो शेप लेती हैं, एक गैस एक लिक्विड, लेकिन यहां कह रहा है डेफिनिट वॉल्यूम नहीं है। किसका नहीं होता है? गैस का। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई गैस एक्सर्ट प्रेशर और इन्वॉल्व कंटेनर, यानी किसी भी कंटेनर में अगर आप गैस भर देते हैं तो वो गैस के पार्टिकल जो हैं वो इस बर्तन की दीवार पे टकरा कर इस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, एक प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि सिलेंडर वगैरह में बहुत प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर क्यों है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण, इलास्टिक कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल के कारण, फिक्स्ड पोर्शन ऑफ गैस के कारण, या लो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। इसे है, इसका सही जवाब है इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि पार्टिकल्स जब आपस में कोलिजन करते हैं, देखिए दो तरह कोलिजन होते हैं, इलास्टिक और प्लास्टिक। प्लास्टिक कोलिजन में जब पार्टिकल दो आपस में टकराते हैं तो क्या करते हैं, वो एनर्जी की कुछ लॉस होता है, हीट के फॉर्म में या साउंड के फॉर्म में। लेकिन गैसेस पार्टिकल जो आपस में टकराते हैं तो ना हीट प्रोड्यूस होता है ना साउंड प्रोड्यूस होता है, एनर्जी लॉस नहीं होती, एनर्जी कंजर्व रहती है, उसी को हम इलास्टिक मूवमेंट कहते हैं। और गैसेस में इलास्टिक मूवमेंट होने के कारण ही क्या करते हैं, इनके साथ एक खास खूबी है कि ये गैस जो है जिस कंटेनर में आप रखेंगे उसकी वॉल पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मिक्सचर, इसमें से कौन सा मिक्सचर का प्रॉपर्टी नहीं है? कंपोनेंट रिटेन द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, जो कंपोनेंट्स हैं उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बनी रहती है, ऐसा तो नहीं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जब मिलाओगे तो कुछ रिएक्शन कर सकते हैं। फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, फिजिकल मेथड सेपरेट कर सकते हैं, नहीं होता है। होमोजेनस या हेट्रोजेनस हो सकते हैं, ये सही है। तो मिक्सचर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है। ठीक है, ये होमोजेनस और हेट्रोजेनस दो प्रकार के हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज नॉट अ फिजिकल चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, इसमें से कौन सा चेंज जो है स्टेट ऑफ मैटर में फिजिकल चेंज नहीं है, केमिकल चेंज है? आइस का मेल्ट होकर वाटर बनना, वाटर का बॉयल होकर स्टीम बनना, आयरन का रस्टिंग होना और सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। ये सारे प्रोसेस जो आपने देखा थोड़ी देर पहले वो सारे के सारे फिजिकल प्रोसेस थे। जबकि लोहे पे जंग लगना, क्यों जंग लगता है? आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके
फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड बनाता है, वो एक केमिकल प्रॉपर्टी है रस्टिंग होना, तो ये एक केमिकल चेंज। ठीक है, ये आपने 10 क्वेश्चन देख लिए। अब हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा उन क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। यहां पे ये क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन जो है इसका जवाब देना है, और ये जवाब जो है मैं इसके आंसर आपके कमेंट या आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। ये क्वेश्चन आया है नीट 2022 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर हैज अ डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। 4 ऑप्शन दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। आपको इसका सही जवाब देना है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड, ये क्वेश्चन नीट 2021 में आया है। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। आपको पता है, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से मैच कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ मैटर, 2023 नीट में आया है। इसमें से कौन सा क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ मैटर है? ग्लास, ग्लासी सिलिका, सॉल्ट या रबर। अगला क्वेश्चन आपके नीट 2020 में आया है। द आइडियल गैस लॉ इज रिप्रेजेंटेड एज पीबी बराबर एनआरटी, व्हाट डज एन स्टैंड फॉर। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, आगे आ जाएगा, लेकिन बताना कि एन क्या है। और अगला क्वेश्चन जो है आपके वो नीट 2022 में है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एन एमॉर्फस सॉलिड। अभी मैंने सॉलिड के टाइप्स भी नहीं पढ़ाया है, तो आपको आगे मिलेगा ये एमॉर्फस क्या है। ठीक है, वो सब आगे आपको मिल जाएगा। कुछ और क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, ये नीट 2023 में आया हुआ है कि विच स्टेट ऑफ मैटर हैज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एट गिवन टेम्परेचर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। आपको जवाब देना है हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी सेम उसके टेम्परेचर पे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस एट द सरफेस इज कॉल्ड बॉइलिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। पढ़ाया था मैंने आपको। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में, सॉलिड और लिक्विड में, प्लाज्मा में, वैक्यूम में। क्वेश्चन नंबर 9, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये भी अभी आपको पढ़ाया नहीं मैंने, तो भी आगे पढ़ाऊंगा। और अगला है कि द फेज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड, 2023 के नीट में आया था। कंडेंसेशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग। ये 10 क्वेश्चन है जो आपके इसी जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैंने लेक्चर नंबर 1 खत्म किया है, जो कि बहुत लंबी क्लास हो गई है, लेकिन क्लास इसी तरह से चलेगी। आप रुक रुक के पढ़िएगा अगर आप बोर हो जाते हैं तो, लेकिन आपको मैं तैयारी फुल प्रूफ कराऊंगा आपके 11-12 के साथ साथ आपकी नीट की। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास में बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास।